हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें आज का टॉपिक है हमारा बेटे जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव। मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव या ह्यूमस का मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव। तो देखिए, जीवांश पदार्थ मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों को प्रभावित करते हैं। ये मृदा को निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं, मतलब भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणों को प्रभावित करते हैं। और ये मृदा को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके कुछ कारक दिए गए कि किस किस टाइप से प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है मृदा संरचना। मृदा संरचना को जीवांश पदार्थ प्रभावित करते हैं। कैसे? मृदा पदार्थ के सड़ने गलने पर चिपकने वाले संकीर्ण पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। तो मृदा पदार्थ, जीवांश पदार्थ जब सड़ते गलते हैं तो चिपकने वाले संकीर्ण पदार्थों की उत्पत्ति होती है, जो मृदा के कणों को आपस में बांधकर रखते हैं। तो मृदा के कणों को आपस में बांधकर ये दानेदार संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा संरचना में सुधार हो जाता है। इसके बाद सेकंड आता है जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता में भी ये वृद्धि करते हैं। कैसे करते हैं? ह्यूमस की जो जल धारण क्षमता होती है, ह्यूमस मतलब जीवांश पदार्थ ही है एक तरीके से, तो ह्यूमस की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके बाद में अगला आता है तीसरा कारक है बेटे, मतलब तीसरा किस तरीके से ह्यूमस प्रभावित करती है मृदा को? वायु संचार। मतलब जब जीवांश पदार्थ के मृदा में डाले जाते, जीवांश पदार्थ को मृदा में डाला जाता है तो रंध्र अवकाश में वृद्धि हो जाती है। छोटे छोटे रंध्र जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे मृदा में वायु संचार भी बढ़ जाता है। इसके बाद मृदा ताप। तो मृदा में जीवांश पदार्थों का विच्छेदन से तापमान में बढ़ोतरी होती है। जब जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है तो तापमान बढ़ जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी प्रकार से होती है। इसी कारण सर्दियों में मृदा का तापमान बढ़ने से पौधों की वृद्धि अच्छी प्रकार से होती है। मतलब मृदा में जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होने से तापमान बढ़ता है, और सर्दियों में ये क्या है, पौधों की वृद्धि के लिए तापमान आवश्यक होता है, जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी हो जाती है। इसके बाद अगला कारक है कि अगला टाइप है कि किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, तो मृदा अपरदन। मृदा अपरदन में क्या होता है कि जब जीवांश पदार्थों को मृदा में डाला जाता है तो मृदा के कण एक दूसरे से बंध जाते हैं, क्योंकि चिपकने वाले संकीर्ण पदार्थ उत्पन्न होते हैं इनसे, तो एक दूसरे के साथ ये बंध जाते हैं, जिससे मृदा का अपरदन भी कम हो जाता है, मृदा का कटाव जो है वो कम होता है। इसके बाद में मृदा भूपरिष्करण। मृदा भूपरिष्करण में क्या होता है बेटे, जब जीवांश पदार्थों को मृदा में मिलाया जाता है तो चिकनी मृदाओं में भूपरिष्करण की क्रियाएं आसानी से हो जाती हैं। तो चिकनी मृदाओं में भूपरिष्करण की क्रियाएं आसानी से होती हैं। इसके बाद नंबर 7वां आता है बेटे वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण को देखते हैं कि इसमें जीवांश पदार्थ जो है वाष्पीकरण को भी प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जीवांश पदार्थ मृदा की सतह पर जीवांश पदार्थ आवरण का कार्य करते हैं। मतलब मृदा की सतह पर जब जीवांश पदार्थों को डाल दिया जाता है तो एक आवरण बन जाता है, एक घेरा बन जाता है, अवरोधक बन जाता है, तो उसके ऊपर एक आवरण का कार्य करते हैं, जिससे मृदा से जल का वाष्पीकरण कम होता है और मृदा की जो नमी है वो बनी रहती है, और पौधों की वृद्धि के लिए नमी आवश्यक होती है। तो नमी बनाने के लिए वाष्पीकरण कम करना पड़ता है, और जब जीवांश पदार्थ डाल देते हैं तो आवरण बन जाता है, जिससे वाष्पीकरण कम हो जाता है। इसके बाद आता है बेटे सुघटता तथा संसंजन। बलुई मृदा में ह्यूमस को मिलाते हैं तो सुघटता तथा संसंजन आदि भौतिक गुणों में बढ़ोतरी होती है। सुघटता से मतलब होता है एक तरीके से प्रत्यास्थता का गुण है, कि इसमें क्या होता है कि जो मृदा के कण है वो एक साथ जुड़ जाते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब उस कारण को हटा लेते हैं तो वो वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं। और संसंजन होता है समान कणों के मध्य आकर्षण। तो ये जो है गुण इनमें वृद्धि हो जाती है, जिससे चिकनी मृदा में इनको मिलाते हैं तो इनकी गुणों की कमी हो जाती है। मतलब बलुई मृदा में यदि
हुमस या जीवांश पदार्थों को मिलाया गया तो सुगठता और संसंजन जैसे भौतिक गुणों में वृद्धि हो जाती है जो पौधों के लिए अच्छी होती है, जबकि चिकनी मृदा में मिलाने पर इन गुणों में कमी आती है। इसके बाद अगला कारक है कि धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता मतलब है कि धनायनों का आवेश। तो हुमस की धनायन विनिमय क्षमता जिसको कहते हैं CEC, धनायन विनिमय क्षमता का मतलब होता है कैटायन एक्सचेंज पावर, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कह सकते हो। तो धनायन विनिमय क्षमता, तो इसकी अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो ध्यान रखना धनायन विनिमय क्षमता लिखो या कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो हुमस की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, इसको मृदा में मिलाने पर मृदा की धनायन विनिमय क्षमता भी अधिक हो जाती है, जिससे हुमस कणों पर धनायन अवशोषित हो जाता है। तो इनकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होने के कारण हुमस कणों की जो क्षमता है इनको मिलाने पर इनके धनायन अवशोषित अधिक होते हैं। इसके बाद अगला कारक आता है, अगला कारक है बेटे उभय प्रतिरोधन क्षमता। तो देखिए उभय प्रतिरोधन क्षमता में क्या है बेटे, जीवांश पदार्थ मृदा की प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी करते हैं। इससे क्या है धनायन ऋणायन जो हैं ये सेट हो जाते हैं, यानी उदासीन मर जाता है, तो पीएच अचानक से परिवर्तित नहीं होती है। तो जब इसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता बढ़ जाती है तो मृदा का पीएच जो है वो अचानक परिवर्तित नहीं होता है। इसके बाद आता है पोषक तत्वों की मात्रा। तो मृदा में जीवांश पदार्थ अगर मिलाते हैं तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर आदि की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद आता है अगला कारक लवणता में सुधार होता है हुमस से। तो मृदा में जीवांश पदार्थ मिलाने से कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, जिससे मृदा की लवणता में सुधार होता है। तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाने से क्या होता है, कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। जीवांश पदार्थ मिलाने से कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है, जिससे मृदा लवणता में सुधार हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो गए बेटे 12 टोटल 12 कारक। इसके बाद 13वां कारक आता है पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। अब पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि की बात करें तो ये पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, यानी कि जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से मृदा में कार्बनिक अम्ल बनते हैं, जो मृदा में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्वों को उपलब्ध पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि पौधों में लाभदायक होते हैं। इसके बाद आता है जैविक प्रभाव। जैविक प्रभाव में क्या होता है बेटे, मृदा में जो जीवांश पदार्थ मिलाते हैं ना तो जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। उसमें जो जीवाणु होते हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे मृदा की जैविक दशा में सुधार होता है। इसके अलावा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के दौरान अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण जैसी लाभप्रद क्रियाएं भी होती हैं। ताज़ा जीवांश पदार्थ केंचुआ, चींटियों आदि को खाद्यान्न प्रदान भी करते हैं। अगर ताज़ा जीवांश पदार्थ हैं तो ये इनको क्या करते हैं, खाद्यान्न प्रदान करते हैं। किसको, केंचुए और चींटियों को। ये जंतु मृदा को खोदकर रंध्रयुक्त बनाते हैं। मतलब ये जो जंतु हैं ये क्या करते हैं बेटे, मृदा को खोदकर रंध्रयुक्त बनाते हैं, जिससे वायु संचार तथा जल के निकास में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके बाद पौधों की वृद्धि पर प्रभाव भी सीधा पड़ता है। तो हुमस में वृद्धि कारक हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल IAA, इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल IPA, इनकी भी वृद्धि हो जाती है। तो इनमें इंडोल एसिटिक अम्ल या इंडोल प्रोपियोनिक अम्लों की भी वृद्धि होती है, जिससे पौधों में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से हुमस या जीवांश पदार्थ जो हैं ये मृदा को इन 15 कारकों, मृदा के इन 15 कारकों को अच्छे तरीके से प्रभावित करते हैं, जिससे पौधों में क्या होता है बेटे, वृद्धि अच्छी होती है। पौधों के लिए ये कारक लाभदायक होते हैं। तो ये हो गया जीवांश पदार्थों के विच्छेदन का प्रभाव, यानी कि मृदा गुणों एवं उर्वरता पर जीवांश पदार्थों का क्या हो गया बेटे, प्रभाव। अब हम बात करते हैं कि जो जीवांश पदार्थ हैं इनके कुछ हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं। हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं, देखो जीवांश पदार्थ क्या है, रोग पैदा करने वाले जीवों की ऊर्जा और भोजन के स्रोत भी होते हैं। रोग पैदा करने वाले
जीवों को भी क्या है, ऊर्जा और भोजन उपलब्ध कराते हैं, जो कि उनको मृदा में लंबे समय तक जीवित रखता है। तो ये हानिकारक जो जीव है ना, ये रोग उत्पन्न करते रहते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद सेकंड है, मृदा में अत्यधिक जीवांश पदार्थ जो हैं इनसे मिश्रण उत्पन्न करता है। यानी बहुत ज़्यादा अगर जीवांश पदार्थ हो जाएं तो मिश्रण में दिक्कत आती है, सॉल्यूशन बनने में दिक्कत आती है, मिक्सचर बनने में दिक्कत आती है बेटे, जिससे पौधे रोपण में समस्या हो जाती है। इसके बाद थर्ड है कि विभिन्न जीवांश पदार्थ मृदा में विच्छेदन के दौरान फाइटोटॉक्सिन का निर्माण करते हैं, जो पौधों के लिए हानिकारक होता है। यानी कि जो जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है, जीवांश पदार्थ जो है मृदा में विच्छेदन के दौरान क्या करते हैं, फाइटोटॉक्सिन का निर्माण करते हैं, जो पौधों के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद अब आता है बेटे ये लाभदायक प्रभाव और हानिकारक प्रभाव हमने पढ़ लिए। इसके बाद अगला आता है बेटे इसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। बहुत छोटा टॉपिक है, ध्यान रखना है इसकी परिभाषा कि मृदा में प्राप्त कार्बन की जो मात्रा है वो और नाइट्रोजन की कुल मात्रा का अनुपात ही कहलाता है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा और नाइट्रोजन की कुल मात्रा का अनुपात कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बराबर इसका सूत्र हो जाता है कि मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा बटे मृदा में प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट भाग हैं कि कहाँ कहाँ पर इनकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो देखो बेटे, ये अनुपात मृदा में नाइट्रोजन, कुल जीवांश पदार्थ एवं उनकी विच्छेदन की दर को नियंत्रित करता है। मतलब नाइट्रोजन को, कुल जीवांश पदार्थों को और उनके विच्छेदन की दर को नियंत्रित करता है। इसके बाद इसमें जो कृषि योग्य भूमि होती है ना, उसमें कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो 8:1 से 15:1 होता है। यानी कि नाइट्रोजन का भाग तो एक ही होता है, लेकिन जो कार्बन है उसका 8 से 15 तक हो सकता है। तो कार्बन नाइट्रोजन की जो परिसीमा है वो 8:1 से 15:1 होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है बेटे कि जो फलीदार पौधे होते हैं और गोबर की खाद, इनमें जो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है ना वो 20:1 से 30:1 तक होता है। इसी तरीके से सूक्ष्म जीवाणुओं में यह अनुपात जो है 4:1 से 9:1 होता है। फसल अवशेष जैसे भूसा होता है, इसमें 100:1 होता है। बैक्टीरिया में 5:1, फंजाई में 10:1 और मृदा हुमस में 10:1। तो इस तरीके से बेटे हमें ये ध्यान रखना है कि किस पदार्थ में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है, बैक्टीरिया में कितना होता है, किस जीव में जैसे सूक्ष्म जीवाणु में कितना होता है ना। गोबर की खाद में अगर पूछ लिया जाए कि गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होगा, 20:1 से 30:1 होगा। तो ये हो जाता है बेटे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के अनुपात जो है वो। इसके बाद कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात है इसका महत्व क्या है। तो कार्बन नाइट्रोजन जो है ना, ये अनुपात कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पौधों एवं मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता के लिए उपयोगी है। मतलब नाइट्रोजन की मात्रा के लिए ये क्या है, उपयोगी है। कार्बन नाइट्रोजन वाले जीवांश पदार्थ को अगर मृदा में मिलाने से सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है। यानी कार्बन नाइट्रोजन वाले जीवांश पदार्थ मृदा में मिलाए जाएं तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे विच्छेदन अधिक होता है और इसके कारण कार्बन नाइट्रोजन भी संकुचित होने लगता है। यानी कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो संकुचित होता है। मतलब ऐसे जीवांश पदार्थ अगर मृदा में मिलाए जाएं तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ती है, विच्छेदन अधिक होता है और कार्बन नाइट्रोजन जो है वो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है वो संकुचित होने लगता है, जिससे कार्बन की मात्रा घट जाती है और परपोषित जीवों की सक्रियता कम हो जाती है तथा नाइट्रेट और नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त हो जाती है। तो कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात है इसको मिलाते हैं तो कार्बन की मात्रा घटती है, नाइट्रोजन की मात्रा एक तरीके से बढ़ जाती है, जिससे नाइट्रेट और नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से बेटे आज का हमारा टॉपिक मृदा जीवांश पदार्थों का मृदा एवं उसकी उर्वरता पर प्रभाव, उसके हानिकारक प्रभाव और कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कंप्लीट होता है। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।